अब ईडी ने आज जो रिमांड एप्लीकेशन अदालत में दी है उसमें भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके मुताबिक संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से सांठगांठ की हुई थी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा से यह कहा कि वो उनके हिसाब से दिल्ली की शराब नीति को बदल देंगे, लेकिन इसके बदले में दिनेश अरोड़ा को अपने बिजनेस में उनके एक व्यक्ति को, उनके एक आदमी को पार्टनर बनाना होगा और इस व्यक्ति को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इन लोगों के बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते थे। और वो कौन व्यक्ति है? उसका नाम है विवेक त्यागी। और यह वही विवेक त्यागी है जो संजय सिंह का पीए है। यानी संजय सिंह अपने पीए को शराब कारोबारियों के बिजनेस में अपनी तरफ से पार्टनर बनाकर दिल्ली की शराब नीति को उनके हिसाब से बदलने के लिए तैयार हो गए थे। और ये सब कागजात मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, आपको बता देता हूं इसमें भी क्या लिखा है। श्री संजय सिंह हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ एक्सटेंडिंग फेवर्स टू प्राइवेट पर्सन्स इन द एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फिर वो लिखते हैं, द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट संजय सिंह हैड अश्योर्ड टू गेट चेंजेस थ्रू श्री मनीष सिसोदिया इन द देन प्रपोज्ड एक्साइज पॉलिसी टू इंक्रीज द ब्रांड रजिस्ट्रेशन फॉर IMFL ब्रांड्स एट द बिहेस्ट ऑफ श्री अमित अरोड़ा एंड श्री दिनेश अरोड़ा। तो ये सारे जो बिजनेसमैन थे ये चाहते थे कि जो एक्साइज पॉलिसी बन रही है इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे इन्हें फायदा हो सके। उसके बदले में ये पैसा देने को तैयार हो गए। फिर इसमें लिखा है, इन एक्सचेंज ऑफ दिस एन एसोसिएट ऑब्लिक टीम मेंबर ऑफ श्री संजय सिंह, दैट इज श्री विवेक त्यागी, वॉज गिवन स्टेक्स इन द बिजनेस कंसर्न ऑफ श्री अमित अरोड़ा। श्री विवेक त्यागी has been closely associated with Shri Sanjay Singh for the past 10 years. And further, Shri Vivek Tyagi is also currently the parliamentary assistant to Shri Sanjay Singh. तो संजय सिंह ने क्या किया? अपने पार्लियामेंट्री असिस्टेंट विवेक त्यागी, जो उनके साथ काम कर रहा है 10 साल से, कहा कि भाई आप ये जो कंपनी बना रहे हैं इसमें मेरे आदमी विवेक त्यागी को पार्टनर बना लीजिए। और क्योंकि वो खुद तो पार्टनर बन नहीं सकते, लोगों के सामने ये सच आ जाएगा, तो उन्होंने अपने खास आदमी को पार्टनर बनवा दिया और फिर ये सोचा कि उसके जरिए वो ये सारा पैसा लेते रहेंगे। अब इससे आप आगे एक चीज समझिए कि हमारे देश में जब ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं एमपी बनकर, जैसे ये सज्जन जो हैं संजय सिंह, ये राज्यसभा में एमपी बनकर गए, और सोचिए ये राज्यसभा में सांसद बन के क्या काम कर रहे हैं? शराब कारोबारियों की कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं। जब ये जाते हैं सांसद बनकर लोग, तो इन्हें एक पार्लियामेंट्री असिस्टेंट मिलता है जिसकी तनख्वाह भी सरकार देती है। वो पार्लियामेंट्री असिस्टेंट का काम क्या होता है? काम यह होता है कि वो सांसद की मदद करे। मदद किस चीज में करे? लोगों की भलाई करने में मदद करे। जो नए नए बिल्स आ रहे हैं उसमें सांसद अपनी क्या भूमिका निभाएगा, नए नए कानून आ रहे हैं उसमें कोई जितना भी कामकाज होता है, पेपर वर्क जो होता है उसमें मदद करेगा। यह काम है पार्लियामेंट्री असिस्टेंट का। और अब आप सोचिए कि पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को इन्होंने किस चीज में लगा दिया? इन्होंने लगा दिया शराब के कारोबारियों से पैसा निकालने में और उनकी कंपनियों में पार्टनरशिप लेने के लिए लगा दिया पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को। तो जब भ्रष्ट लोग संसद में पहुंच जाते हैं तो वो सांसद बनकर जो उन्हें ताकत मिलती है, जो पावर्स मिलती है, उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि शराब घोटाले के जरिए ही आम आदमी पार्टी को 70 लाख रुपए का चंदा मिला और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 82 लाख रुपए के चेक मनीष सिसोदिया के जरिए दिए गए थे। पिछले साल जब गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और चुनाव में उसका वोट शेयर 6% से ज्यादा था। और अगर आम आदमी पार्टी को गोवा में 6% वोट ये नहीं मिलते तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती। जब गोवा में 6% वोट मिले तो उसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल जो हम आप सबके सामने उठा रहे हैं वो ये कि अगर घोटाले से मिले पैसों के जरिए आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा और इस चुनाव में मिले वोटों की वजह से उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए? अगर ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो पैसा ले रहे थे उसमें से कुछ तो जाहिर है खुद अपने लिए भी रख रहे होंगे, पूरा पैसा तो कोई नहीं देता।
लेकिन अगर इसमें से आधा पैसा भी ये पार्टी फंड में डाल रहे हैं और उस पार्टी फंड के जरिए पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ रही है, चुनाव प्रचार में पैसा वहां से जा रहा है। ये जो आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के आजकल जो प्राइवेट प्लेन्स में जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, इसका पैसा कहां से आता है? ये वहीं से आता है। तो क्या इन वोटों को, जो उस ब्लैक के पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे के जरिए जो चुनाव लड़ा गया, क्या उन वोटों को अवैध करार नहीं दिया जाना चाहिए? आज हमारा बड़ा सवाल यह है। जब खेलों में भी कोई खिलाड़ी नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है तो उससे उसका मेडल वापस ले लिया जाता है। और राजनीति में भी ऐसी बेईमानी के लिए नेताओं की सदस्यता बहुत बार रद्द हो जाती है। आपको याद होगा वर्ष 1971 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रायबरेली के लोकसभा चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगा था और वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन आरोपों को सही माना और इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, तो इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया था। और यही मामला आज आम आदमी पार्टी को लेकर भी बन रहा है। आरोपों के मुताबिक शराब घोटाले के पैसे से ही आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और गोवा में मिले 6% वोटों के आधार पर ही आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। आज आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है। तो क्या इन वोटों को भी अब अवैध नहीं माना जाना चाहिए? आज हमारा सवाल यह है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो पार्टी है। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें नेता पार्टी फंड के नाम पर भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर इन पैसों से चुनाव लड़कर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। और यह इतनी आम बात है कि जब आप फिल्मों में किसी नेता को बेईमानी से कमाए गए पैसे के जरिए चुनाव जीतते हुए देखते हैं तो आपको इस पर जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि आजादी के बाद से ही यह बात हमारे देश में हमेशा से होती आई है और हमारे देश के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। फिल्में बनाने वाले, फिल्में देखने वाले, फिल्मों को लिखने वाले, हमारे देश के नेता और हमारे देश के वोटर, हर कोई इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसे राजनीति में उद्योगपतियों से चंदा लिया जाता है, उसके बदले में उद्योगपतियों की मदद की जाती है, बैंकों के उनके जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मदद की जाती है और फिर उसी पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आज आप खुद सोचिए, क्या आपको नहीं पता कि नेताओं के पास हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट प्लेन्स के जरिए जो चुनाव प्रचार करते हैं वो पैसा कहां से आता है? प्राइवेट जेट्स के लिए ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा पार्टी फंड से आता है। और पार्टी फंड में पैसा कहां से आता है? ये आज हमने आपको ये चार्जशीट पढ़कर आपको बता दिया कि पार्टी फंड के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है पैसा लेकर, कैसे कुछ खास लोगों को मदद करने के लिए बड़ी बड़ी एक्साइज पॉलिसीज में बदलाव कर दिए जाते हैं ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके। उसके बदले में इनसे पैसा लिया जाता है और फिर उस पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, फिर राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, फिर एक दो राज्यों में सरकारें भी बन जाती हैं। तो सोचिए कैसा बड़ा खेल है। आज आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने स्वेच्छा से कभी किसी पार्टी को चंदा दिया है? क्या आप कभी किसी पार्टी को चंदा देंगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मैं पार्टी को चंदा देता हूं और मैंने दिया है? लेकिन आम लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते ही नहीं है, सही बात ही है। लेकिन हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट से चलने वाले नेता पार्टी फंड के नाम पर ही ये सारे बिल फाड़ते हैं और कहते हैं कि जनता हमें चंदा दे रही है और उस चंदे से ही पार्टी चल रही है। लेकिन हमें आज तक जनता का ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जो चंदा देता हो। और जब कुछ मामलों में जांच होती है और पता चलता है कि किसी पार्टी ने घोटाला करके पार्टी फंड में पैसा लिया है, तो ऐसे मामलों पर गंभीरता से सोचने के बजाय इसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि संजय सिंह को सच बोलने की सजा मिल रही है, सवाल पूछने की सजा मिल रही है, जनता की आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह सच ही तो नहीं बोल रहे थे, जिसकी वजह से ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
पिछले एक हफ्ते से इस देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। टीएमसी के सांसदों को घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। कल संजय सिंह के घर पे रेड होती है, कुछ नहीं मिलता, फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। आज डीएमके एक और इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ रही है, शायद उनको भी गिरफ्तार कर ले। पुलिस मार पिटाई कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये क्या है? ये एक अघोषित आपातकाल है, इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इंडिया अलायंस के सामने आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को। इन सब नेताओं को कहना चाहिए कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, घूस खाने का मामला है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत में मामला चला गया है, अदालत में एक जज साहब बैठे हुए हैं, उन्हें तय करने दीजिए। लेकिन सब ने पहले ही अपनी क्लीन चिट संजय सिंह को दे दी, मनीष सिसोदिया को दे दी। सब ने अदालत से पहले ही अपना फैसला भी सुना दिया और कह दिया कि संजय सिंह तो बेकसूर है। ये सारे नेताओं ने देखिए मिलकर अभी से ही इस पूरे मामले का फैसला सुना दिया है।